हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी को। और जैसा कि आपको पता होगा कि आज इस चैप्टर का टॉपिक्स का एंड है, क्योंकि कल हम एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करें। और क्योंकि जो कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड के बच्चे, उनमें एमसीक्यूज का बड़ा ही काम होता है, तो भाई कल की क्लास मिस नहीं करें और आज की भी नहीं मिस करनी है। तो जल्दी से फटाफट क्लास में आ जाओ, क्योंकि हम करने वाले हैं आज चैप्टर का सफाया। और देखते हैं क्या करेंगे। तो चैप्टर की कुछ झलकियां देख लीजिए आप कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th, और बायोलॉजी तो आपको पता ही है। ठीक है, 13 लेक्चर आज हम करने वाले हैं, 13th वाला। ये इसका चैप्टर फ्लो था। आज जो हम करने वाले हैं वो मेंढक की तंत्रिका, तंत्र, समन्वय व नियंत्रण करेंगे। उसके बाद उसके संवेदी अंग करेंगे मेंढक के। उसके बाद जनन तंत्र करेंगे और फिर हम इस चैप्टर की लास्ट एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, बात करते हैं तंत्रिका, तंत्र और समन्वय की। इससे पहले भी हमने कॉकरोच और केचुए में समन्वय और तंत्रिका तंत्र पढ़ा था, लेकिन क्योंकि वो बहुत लोअर कैटेगरी के एनिमल हैं, तो उनमें तंत्रिका तंत्र आपने देखा इतना विकसित नहीं था, मतलब ब्रेन जैसी संरचनाएं ज्यादा उनमें थी नहीं, गैंग्लियंस थे। मेंढक का ब्रेन थोड़ा सा डेवलप है और आप ऐसा कंपेयर कर सकते हैं कि हमसे कंपेयर कर सकते हैं कि हम में जो चीजें होती हैं, आपने देखा ही इससे पहले वाले जो टॉपिक्स थे, काफी चीजें हमसे मिलती जुलती है। तो ब्रेन में भी बहुत सारी चीजें जो हैं हम में और उनमें कॉमन है। ठीक है, लेकिन ये मतलब इसका ये नहीं कि हम भी मेंढक की कैटेगरी में आते हैं या मेंढक हमारी कैटेगरी में आता है। आपको पता है वो टेट्रापोडा के अंतर्गत तो आता है एक ही क्लास के अंदर, लेकिन उसका भाई अलग काम है। वो एम्फीबियंस है, हम मैमल्स हैं। ठीक है, हम सर्वे सर्वा हैं, हेड ऑफ द क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन अच्छा सा डेवलप है। और एक और चीज जो हमने वहां नहीं पढ़ी थी वो यहाँ पढ़ने वाले हैं, यानी कि समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कि भाई कैसे वो कोऑर्डिनेट करता है कि कब सोना है, कब उठना है, कब जागना है, जैसा हम में भी होता है, कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है। ये सारा कोऑर्डिनेशन बॉडी का, हाथों का, कि हाथ जब कब टंग बाहर निकले, मच्छर को लेके चिपक जाए, तो सारा कोऑर्डिनेशन कैसे उसमें चलता है, तो वो हम देखेंगे। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है हमें, वही थोड़ा सा एनसीईआरटी से टच में रहेंगे। ठीक है, उसे भूलेंगे नहीं। तो शुरू करते हैं, तंत्रिका तंत्र, समन्वय और उसका कैसे नियंत्रण होता है, मतलब कैसे कोऑर्डिनेशन होता है और कैसे कंट्रोल होता है। नियंत्रण व समन्वय तंत्र में मेंढक पूर्ण विकसित होता है। समन्वय का मीनिंग मैं बता चुकी हूं कि भाई कोऑर्डिनेशन करना, कि हाथ और पैर साथ में चले। ठीक है, जंप करे तो आपका साथ दो। आपके साथ ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि आपका हाथ इधर जाए और आपका हाथ उधर चला जाए, ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि आपके ब्रेन और हाथ में कोऑर्डिनेशन है ना। या डांस करते हैं तो आप चाहते हैं कि हाथ ऐसे मूव करे और हाथ कहीं और ही जा रहा है, तो ये कोऑर्डिनेशन में गड़बड़ हो जाती है। तो हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है इन सब चीजों को करने के लिए, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो सांस लेना हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो यही कोऑर्डिनेशन इनमें भी है और इनमें पूर्ण विकसित है, क्योंकि आप जानते ही हो कि मेंढक जो है वो टेट्रापोडा के अंतर्गत आता है। भाई टेट्रापोडा यानी कि चतुष्पादी है ना, और उसी में हम भी आते हैं, चतुष्पादी के अंतर्गत ही। भले हमारे 2 हाथ दो पैर हैं, लेकिन साइंस के अकॉर्डिंगली तो हम 4 पादों वाले हैं, यानी कि चतुष्पादी हैं, पोडाज हैं हमारे, तो उसी में आता है। तो भाई विकास तो बताएगा ही ये। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां व तंत्रिका तंत्र दोनों होते हैं। इससे पहले जब हम कॉकरोच और केचुए की बात करके आए थे, वहां पे हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों की कोई बात नहीं की थी। और यहाँ पे इसके पास एंडोक्राइनल ग्लैंड्स है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कुछ हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं, जिससे आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट होती है, कि जैसे कि आपकी ग्रोथ कब होनी है, कब उसमें से एग रिलीज होना है, कब स्पर्म रिलीज होना है, कब आपको जो है एंजाइम रिलीज करने हैं बॉडी से, कब आपकी ग्रोथ होगी, कब आपका ब्रेन डेवलप होगा, ये सब हॉर्मोन्स पे डिपेंड करता है। कब आप में सेक्सुअल कैरेक्टर आएंगे, मतलब लैंगिक परिपक्वता आएगी, इन सबको हार्मोन बैलेंस करते हैं। वही कोऑर्डिनेशन है, टाइम पर होना सब कुछ। तो इनके पास अंतःस्रावी ग्रंथि है और ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास है वही इनके पास है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, ज्यादा आपको तामझाम याद नहीं करने पड़ेंगे।
विभिन्न अंगों में आपसी समन्वय, ठीक है, आ गया समन्वय का मीनिंग कि विभिन्न अंगों में कोऑर्डिनेशन बिठाना कुछ रसायनों द्वारा होता है, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। हार्मोन्स क्या है? कोऑर्डिनेशन बिठाना, जो कि मैंने अभी पूरा एक लिस्ट बताई है आपको कि कैसे, कब क्या होना है, कब ग्रोथ होनी है, कब हाइट बढ़नी है, कब सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने हैं, कब भूख लगनी है, ये सब हार्मोन्स और एंजाइम्स के कंट्रोल्स में होता है। तो ये जो है कुछ ग्रंथियां हैं इनके पास, अंतस्त्रावी ग्रंथियां, वो सिक्रीट करती है। मेंढक की मुख्य अंतस्त्रावी ग्रंथियां पीयूष ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, हमारे पास भी है, इनके पास भी है। अवटु ग्रंथि, जिसको हिंदी, देखो आज तक मैं फिर से बोलूंगी, इसका इंग्लिश ही याद रखिए क्योंकि इंग्लिश ही लिखा आता है, लेकिन वही कई बार बहुत शुद्ध हिंदी आ जाती है, जैसे कि एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो अवटु ग्रंथि किसको कहते हैं? थायराइड ग्लैंड को। उसके बाद परावटु ग्रंथि यानी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड को। सब कहाँ है आपको पता ही है, पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन में है, मेंढक के भी ब्रेन में ही है। थायराइड ग्रंथि हमारे यहाँ पर है, मेंढक में समवेयर एल्स कहीं और है, ठीक है। पैराथायरॉइड ग्रंथि जो थायराइड के आसपास ही होती है। थाइमस ग्रंथि जो हमारे तो चेस्ट के आसपास है, हार्ट के थोड़ा सा ऊपर, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। पीनियल काय यानी कि पीनियल ग्रंथि, जो हम कहते हैं कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है मनुष्य की, है ना, और लैंगिक परिपक्वता में भी सहायक होती है। इसमें भी ऐसा ही है, इसके बायोलॉजिकल क्लॉक का कि कब उठना है, कब जागना है, कब भूख लगनी है, सब सेट है। बायोलॉजिकल क्लॉक समझते हैं आप लोग, कभी पढ़ा है आपने, अगर पीनियल ग्लैंड पढ़ी है तो बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में पढ़ा होगा। ऐसा कहा जाता है कि हमारे भगवान ने हमारे अंदर एक ऑलरेडी एक घड़ी फिट करके दी है, इसीलिए जब टाइम होता है तो आपको नींद आने लग जाती है, अरे यार टाइम हो गया, आज 10 बज गई है। जैसे मैम का हाल है, मैम 9:30 बजे सो जाती है, तो 9:30 के बाद जो भी टाइम बीतता है उसमें मैम को बहुत नींद आती है कि नींद आ रही है, टाइम हो गया। भूख लगने का टाइम, रोज आप जिस समय पे खाना खाते हो आपको भूख लगने लग जाती है, यार भूख लग रही है, टाइम हो गया। तो ये टाइम आपके कोई पेट को या आपके ब्रेन को वो घड़ी थोड़ी ना दिख रही है, आपके अंदर सेट है कि कब अपने आप उठ जाते हो। सुबह होती है, आप अपने आप उठ जाते हो, वो बात अलग है कि कुछ लोग 12 बजे भी उठते हैं, वो अलग, उनका तो क्लॉक खराब है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिक्स है जो हमें बताती रहती है कि अभी भूख लगेगी, अभी सोना है, अभी जगना है, अभी उठना है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है पीनियल ग्लैंड का काम होता है, पीनियल काय का। इसमें भी है, हमारे जितने डेवलप नहीं है लेकिन है। अग्नाशयी द्वीपिकाएं, ये लैंगिक परिपक्वता में भी सहायक होती है, ऐसा भी कहा जाता है। अग्नाशयी द्वीपिकाएं यानी कि पैंक्रियाटिक ग्लैंड जो जूस सिक्रीट करती है पाचन करने में। अधिवृक्क जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं, जो लिवर के ऊपर प्रेजेंट रहती है, कैप जैसी, है ना, ऐसे कैप लाइक कभी बनाई हो ये। और जनक, जनक का मतलब गोनेड यानी कि आपके शुक्राणु, शुक्राशय, सॉरी वृषण, जिसको हम टेस्टिस कहते हैं, और आपकी ओवरी मतलब मेंढक की ओवरी, क्योंकि हम मेंढक के बारे में पढ़े। ये सब हम में भी है, इसमें भी है, तो ज्यादा आपको वही याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा वाला तो आपने याद कर ही रखा है। तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क व मेरुरज्जु, हम में भी मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है, इनमें भी मस्तिष्क है और मेरुरज्जु है। मस्तिष्क का मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ब्रेन, और मेरुरज्जु का मतलब क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड। किससे बनती है स्पाइनल कॉर्ड? नर्व टिश्यू से, ठीक है। नर्व टिश्यू से जो नर्व्स के गुच्छे निकलते हैं, जो लेयर्स निकलती हैं, जो हमारे वर्टिबल कॉलम के अंदर रहती है, उसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तथा कपाल, कपालिकीय व मेरुतंत्र। कपाली क्या है? क्रेनियल नर्व्स, जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं उसको कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। और मेरुतंत्र जो मेरुरज्जु से निकलती है उसे कहते हैं मेरुतंत्र। और यह स्वायत्त तंत्रिका और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। स्वायत्त, स्वायत्त का मतलब ऑटो। कैसे ऑटो? ये आपकी बॉडी में जो ऑटोमेटिक चीजें होती हैं, जैसे कि हार्ट बीट, सांस लेना, पलकें झपकना, ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करती है कि कब बीपी हाई हो रहा है, कब लो हो रहा है। सांस लेनी है भाई, है ना, आप तो भूल जाओ, आप तो इतने बिजी हो, बोलते हो हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, ऐसा बोला जाता है ना।
तो अगर आपके बस में होता सांस लेना तो आप 100% आज तो ऊपर पहुंच ही जाते, क्योंकि हम इतने बिजी हैं कि हमें सांस भी हमारे अंदर आ रही है जा रही है, इसकी होशो आवाज हमें है नहीं। वो तो ठीक है, भगवान ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम दे रखा है हमें कि चलो बंदा बहुत बिजी होने वाला है, आगे कलयुग आने वाला है, कलयुग घोर कलयुग, ठीक है, तो बंदे जो हैं वो क्या सांस लेना भी भूल जाएंगे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने एक सिस्टम जो है हमें दे रखा है। तो ये सारा हमारा करता है ऑटोमेटिक सिस्टम। उसके बाद होता है अनुकंपी या परानुकंपी, जिसको पैरासिम्पेटिक और सिंपैटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। सबके इंग्लिश मार्केट में लिख दिए है मैंने हिंदी बना के। सिंपैटिक और पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं? देखो, जब आप बहुत इमोशनल होते हो, जब आप बहुत दुखी होते हो, जब आप बहुत डरे हुए होते हो, तो आपका एक सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं सिंपैटिक नर्वस सिस्टम। या आपको सिंपैथी वर्ड सुना होगा कभी आपने इंग्लिश में। सिंपैथी का मतलब होता है कोई दुखी है तो उसको जाके ऐसे पुचकार देना, उसको कहते हैं सिंपैथी देना। तो जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम काम करता है। वो हमारे, क्योंकि हम दुखी होते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गुस्सा होते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ना, हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, डर होता है। तो अगर ऐसे हार्ट बीट बढ़ती रही तो आपका तो हार्ट और ब्रेन और सब ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लड स्ट्रीम फट जाएगी ब्लड प्रेशर की वजह से। तो इनको कंट्रोल कौन करते हैं? तो इनको कंट्रोल करते हैं ये सिंपैथिक और पैरासिम्पेथिक नर्वस सिस्टम, यानी कि अनुकंपी और परानुकंपी। इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम, आगे आने वाले हैं ये सब कुछ जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मेंढक में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो जस्ट मैं आपको ये समझा देती हूँ वर्ड्स क्या होते हैं, क्या होता है, इसीलिए समझा रही हूँ। इतना सब कुछ आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ नाम लिखने हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं, लेकिन बिना समझे लिखोगे तो याद नहीं रहेगा। इसीलिए मस्तिष्क में 10 जोड़ी कंपाल तंत्रिकाएं होती हैं। भाई ये क्वेश्चन है, आ सकता है, बन सकता है, बना हुआ है ना, इतिहास गवाह है, इस पे क्वेश्चन बने हुए। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स का मतलब स्कल जिसको हम कहते हैं। हमारा ब्रेन किस में है? हड्डियों का एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है जिसको स्कल कहते हैं, है ना, खोपड़ी, है ना, भयानक वाली, डेंजरस वाली। वैसे ही इनका भी जो है ब्रेन जो है वो एक बॉक्स के अंदर, हड्डियों के बॉक्स के अंदर, स्कल के अंदर है, अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है, सेफ करके रखा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खजाना है जिंदगी का, ठीक है। अब ब्रेन में 3 भाग है, हमारे भी 3 है, इनके भी 3 है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और हिंड ब्रेन। हिंड का मतलब पीछे। लेकिन इनका ब्रेन हमारे जितना डेवलप्ड नहीं है, चीजें इनके पास भी थोड़ी थोड़ी है हमारे जैसी, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर हम अग्र मस्तिष्क की बात करें, ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क में घ्राण पालिया है जिसको ऑल्फैक्ट्रिक पालिया, घ्राण का मतलब खुशबू से रिलेटेड, ऑल्फैक्ट्रिक का मतलब भी खुशबू होता है। तो इनके पास भी, हमारे पास भी है, जिससे हमें स्मेल महसूस होती है, चीजों की खुशबू आती है, वो घ्राण पालिया होती है। तो ये घ्राण पालिया इनके पास भी है। जुड़वा है मतलब पेयर में है, जैसे मान लो इनका ये ब्रेन है ना, ये इनका ब्रेन है। तो ब्रेन के आगे की तरफ देखो, ये जो है ना डायग्राम, ये याद करने के हिसाब से बना रही हूं, इसके दिखावे में मत जाना, क्योंकि आपकी बुक में ब्रेन कुछ नहीं बना हुआ है, बस कैसे याद रखोगे। तो भाई मस्तिष्क है, मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो हम हमारे याद करने के हिसाब से बांट लेते हैं कि ये वाला अग्र वाला है, होता भी है जनरली। अब इस पे क्या है, इस पे 2 ऐसी घ्राण पालियां है, वो एलियंस देखे उन पे एंटीना रहते हैं, ऐसे इनके एंटीना है, होते भी हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सेम है, एग्जैक्ट बिल्कुल भी फेक नहीं रही हूं मैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा भी नहीं बना रही। ऐसी 2 इसमें घ्राण पालियां निकली होती है, इनको बोलते हैं ऑल्फैक्ट्रिक पालियां है ऐसी, है ना, एंटीना जैसी, एलियन की 2 निकली होती है वैसी। जुड़वा होती है मतलब वही युग्मित है, पेयर्ड है, ये पेयर में है, 2 है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध, प्रमस्तिष्क गोलार्ध किसको कहते हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसको कहते हैं, वो होता है यहाँ कहीं इस एरिया में, इसके जस्ट नीचे। और
केवल एक अग्र मस्तिष्क पर, डायंसिसेफेलॉन जिसको कहते हैं, वो भी आपने मस्तिष्क पढ़ा है, क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, ह्यूमन का मस्तिष्क। ये सारे वर्ड्स मुझे नहीं लगता आपके लिए कोई नए होंगे अगर आपको अच्छे से याद है तो। भाई प्रमस्तिष्क गोला जिसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में, अग्र मस्तिष्क पश्च जिसको डायंसिसेफेलॉन कहते हैं। डायंसिसेफेलॉन पढ़ा होगा आपने, इतनी शुद्ध हिंदी भी पता नहीं शायद पढ़ी है या नहीं, तो डायंसिसेफेलॉन होती है। तो ये तीन चीजें इसके आगे वाले अग्र मस्तिष्क के भाग में होती है, घ्राणपालिया यानी कि ऑल्फैक्टरिक, डायंसिसेफेलॉन और सेरेब्रल हेमिस्फीयर। मध्य मस्तिष्क एक जोड़ा दृक पालियों का बना होता है। अब बात कर लेते हैं मध्य मस्तिष्क की, फिर से मस्तिष्क बना देती हूं मैं यहाँ पे। ये लो, यहाँ पे हमने बात कर ली कि ये ऐसी दो जो है ऑल्फैक्टरिक थी। अब मध्य की बात कर लेते हैं। मध्य में क्या है? दृक पालिया है। अब दृक पालियों को याद कैसे करें? तो मध्य में ऐसे दो लड्डू बने हुए हैं, ये क्या है इसकी? दृक पालिया। दृक मतलब देखना, और इंग्लिश में क्या कहते हैं दृक पालियों को? ऑप्टिक लोब। दोनों से मीनिंग समझ में आ रहा है। ऑप्टिक का मतलब होता है देखने वाली, दृक का मतलब भी देखने वाली। तो हमारी आंखों को जो देखने की शक्ति है वो जिन नर्व्स से मिलती है, आपने अगर आंख का थोड़ा सा स्ट्रक्चर पढ़ा है, पढ़ा ही है ऑब्वियसली, पढ़ना है ना। आंखों का गोला होता है और यहाँ से यहाँ पे आपको पता है नर्व्स आती हैं एक, जिसको हम ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं आंखों में, है ना, जहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। इसको अंध बिंदु भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। ये नर्व्स कहाँ से आ रही है? ये नर्व्स ब्रेन से आ रही है। ब्रेन में कहाँ से आ रही है? ब्रेन में ये यहाँ से आ रही है, दृक पालियों से। ये दृक पालिया नीचे की ओर जाके आंखों में घुसती है। अब ये ऐसे ही नहीं घुसती, मैं ऐसे बना रही हूँ, ये आंखों के अंदर जाती है, दोनों आंखों के अंदर। ठीक है, ये है ऑप्टिक लोब और इसी से बना है ये ऑप्टिक नर्व। भाई पढ़नी है ह्यूमंस की, आपको क्रेनियल पढ़नी है। मेंढक की 10 देख ली, अब में भी है, उसके नाम याद रखने हैं आपको, ऐसे जबान पे याद होनी चाहिए, 12-13 जो भी नाम है। ठीक है, ऑल्फैक्टरिक, ट्रोकेंटर, ऑप्टिक, ट्राइजेमाइनल, वेगस, ये सब याद करनी है। अब हिंदी में आपकी कितनी ताकत है वो मुझे नहीं पता, मैंने सब इंग्लिश में बोली है। ठीक है, हिंदी वाली तो बहुत ही खतरनाक शब्द होते हैं, अपन से ना हो पाएगा, आप देख लेना, अभी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। क्रेनियल नर्व्स पढ़नी है, इसमें 10 होती है ना, इसके नाम याद नहीं करने हमें। ये आ ही रही है वैसे, ये क्रेनियल नर्व्स ही है जो ये आ रही है, ये घ्राणपालियों वाली, ये वाली, है ना। फिर बात कर लेते हैं पश्चिम मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में इतना ही एक वर्ड आपको लिखना है, और भी चीजें होती है लेकिन हमें उसके बारे में लिखना नहीं है। पश्चिम मस्तिष्क अनुमस्तिष्क एवं मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। हिंड ब्रेन जो है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ब्रेन, अब मैं पूरा ब्रेन नहीं बना के डिजाइन वाला सिर्फ ऐसा बना रही हूँ। यहाँ पे 2 पालियां हो गई, यहाँ पे ये 2 गोले हो गए, किसके? दृक पालियों के। अब पश्चिम मस्तिष्क की बात कर लेते हैं। पश्चिम मस्तिष्क पीछे वाला एरिया, पीछे वाले एरिया में आपको पता है यहाँ से, हमारे ब्रेन को भी आपने पढ़ा है, तो यहाँ से एक चीज निकलती है लंबी सी, है ना, और यहाँ पे जो है क्या है, एक तो सेरेबेलम है, यहाँ पे अनुमस्तिष्क है, और पीछे की तरफ मेडुला ऑब्लांगेटा जैसी एक गिटान होती है ऐसी। ब्रेन अगर किसी को ह्यूमन वाला याद हो थोड़ा, मेडुला ऑब्लांगेटा, वही मेडुला ऑब्लांगेटा नीचे की तरफ निकलता है, एक पूंछ की तरफ, घोड़े की पूंछ की तरफ। यही पूंछ क्या बना रही है? यही पूंछ तो आपका मेरु रज्जु बना रही है, मेरु रज्जु, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पाइनल कोड। भाई हमने बात की कि इसका जो तंत्रिका तंत्र है वो 2 चीजों से बना हुआ है। एक तो मस्तिष्क, ये मस्तिष्क खत्म हो गया, मस्तिष्क से पीछे से ही एक लंबी तंत्रिका कोशिकाओं की ट्यूब निकलती है, कोशिकाओं को गुच्छा ऐसे निकलता है, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और यही हिंदी में मेरु रज्जु है। ठीक है, तो ये 2 हो गए। ठीक, यही मेरु रज्जु कहाँ जाएगा? वर्टिबल कॉलम, जो आपकी कशेरुक डंडे उसके अंदर घुसता है ना, बैकबोन के अंदर, इसमें भी है बैकबोन। ठीक है, चलिए, तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा और अनुमस्तिष्क से बना होता है।
मेडुला ऑब्लिंगेटा महारंध्र से, महारंध्र का मतलब जो खोपड़ी है उसके, ये भाई स्कल है बाहर की तरफ, है ना, हमने बोला हड्डियों से बना ढांचा है, तो ये स्कल है। अब स्कल के यहाँ पे एक छेद है, उसमें से ये मेडुला ऑब्लिंगेटा बाहर निकल के ऐसी पूंछ सी संरचना बनाता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। महारंध्र से मेरुदंड आ गया, मेरुदंड का मतलब वही स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड बोलो मेरुरज्जु बोलो कोई फर्क नहीं है, ठीक है, स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है, जो आपके वर्टिबल कॉलम के अंदर ऐसे चला जाता है, फिर वर्टिबल कॉलम उसके अंदर, ये मेंढक में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, दो चीजें जो यहाँ पे दी थी, अब मेरी बात सुनो, वहां पे जो आई थी ये कि परिधीय तंत्रिका तंत्र में देखो 3 तंत्र है इसके पास, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गई, फिर परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधि का मतलब जो पेरिफेरल पूरे बॉडी के अंदर फैला हुआ है, परिधीय तंत्रिका तंत्र वो होता है, और फिर बाकी के। अब पेरिफेरल यानी परिधि में क्या क्या है, तो ब्रेन अकेला है, ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही है बाहर की तरफ उसको हम बोल देते हैं कपालीय तंत्रिकाएं, जो 10 जोड़ी है, जैसे अभी हमने द्रकपाली देखी है ना, ऑप्टिक नर्व्स देखी वो। फिर ऐसे ही हमारा जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, नीचे की तरफ जो स्पाइनल कॉर्ड जाएगी, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु भी ऐसे अकेली थोड़ी ना है, इससे बहुत सारी नर्व्स निकल रही है जो आपकी बॉडी में फैली हुई है, और मेंढक की बॉडी में भी ये फैली हुई है ऐसे। इन तंत्रिकाओं को, ये क्या, सेंट्रल तो 2 ही है, एक मस्तिष्क है और एक स्पाइनल है, ब्रेन और स्पाइनल, ये सेंट्रल है, बाकी इनसे जो निकली हुई है साइड में शाखाएं वो सब परिधि में आती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल, ठीक है, तो उसमें ये आ गया मेरु तंत्र, मेरुरज्जु से निकली हुई है इसलिए मेरु तंत्र कह दिया क्योंकि जाल बनाया हुआ है। ये 2 बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, ठीक है, समझ में आ गई है कहानी। ब्रेन, ये ब्रेन की 2 पालियां, यहां से आपका देखो क्या निकला हुआ है, ये मेंढक का मेरुरज्जु निकला हुआ है, ये हो गया मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, और इधर हो गया ब्रेन यानी कि मस्तिष्क। ये दोनों किसके पार्ट हैं, ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। अब इनसे जो निकल रही है, जैसे कि ये ऑप्टिक नर्व निकली और घ्राणपालिया निकली और ऑप्टिक नर्व निकली, वो परिधि में आ जाएगी। ऐसे यहां से भी कुछ शाखाएं निकलती हैं, ये क्या कहलाएंगी शाखाएं, मेरु तंत्र, क्योंकि ये तंत्र बनाएंगी, पूरी बॉडी में फैलेंगी अभी तो ये, तभी तो आपकी पूरी बॉडी में तंत्रिकाएं फैली हुई है, निकली तो यहीं से है दोनों सारी तंत्रिकाएं, उसमें भी स्पेशली मेरुरज्जु से। और ये मेरुरज्जु बंद कहाँ रहता है, मेरुरज्जु बंद रहता है आपके वर्टिबल कॉलम में, आपकी जो बैकबोन है, ये हड्डियों की बनी हुई जो कशेरु की डंड है उसके अंदर बंद रहता है ना ये, तो ऐसा ही मेंढक में भी है, सेम चीज। ठीक हो गई बात, ज्यादा डिटेल हमें पढ़ना नहीं, बस हमें याद करने के हिसाब से एक रफ डायग्राम अपने दिमाग में याद कर लो। अब बात कर लेते हैं संवेदी अंगों की, कि सेंसेस क्या है इनके पास, सेंसरी ऑर्गन्स क्या है जिनसे इनको टच फील होता है, इनको ठंड लगती है, इनको गर्मी लगती है, ये कैसे फील होता है कि आप टच करो और ये उड़ जाते हैं, है ना, मतलब जंप कर जाते हैं। तो इनमें क्या है, एक तो आंखें हैं देखने के लिए, खाते हैं मतलब खाने के लिए कोई टेस्ट बर्ड्स भी होंगी, है ना, जैसे हम में है चटोरे, हम लोग टेस्ट कर करके खाते हैं, इनमें भी टेस्ट बर्ड्स होती हैं, ये हो गई। सुनने के लिए इनके पास, हमने कान की बात की थी कि बाहर वाला कान तो है नहीं, सिर्फ अंतःकरण है जो बैलेंस भी करता है और सुनने में भी सहायक होता है, ठीक है। ये 2-4 चीजें हैं इनके पास गिनी चुनी, त्वचा है टच के लिए, संवेदी के लिए। तो मेंढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्श, स्पर्श का मतलब टच, टच कहाँ से आएगा भाई, स्किन से, ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, टच स्किन से आएगा। जिसको संवेदी पिंपल होते हैं, इसके जो स्किन है उस पर छोटे 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 पिंपल, पिंपल तो समझ गए ना, आपको भी होते हैं भाई पिंपल, ऐसे पिंपल्स, है ना, उसी को हम यहाँ पे पेपिला भी कह देते हैं कई बार। स्वाद अंग होते हैं, कलिकाएं, पेपिला जो मैंने इंग्लिश वर्ड बोला उसी को बड्स कहते हैं, बड भी कह देते हैं इसको, है ना, बड्स, कलिकाएं। तो इसकी टंग पे भी क्या होती है, हमारी टंग पे भी छोटी छोटी बड्स है ना, जो टेस्ट बताती हैं कि खट्टा है मीठा है, तो इसके पास भी स्वाद अंग है।
गंध बताती हैं, नासा 2 छेद है ना इसके नासाग्र, तो वहां से इसको गंध पता चलती है कि भाई पानी वैसे तो गंदगी में ही रहता है, भाई हमेशा साफ पानी में तो रहता नहीं है, तो गंध का एहसास कराती है। दृष्टि है आंखें। श्रवण यानी सुनने के लिए क्या है इसके पास, कर्णपथ और आंतरिक अंग। ये बात हम कर चुके हैं कि इसके पास सिर्फ टिम्पैनम है, टिम्पैनम ही है ना इसके पास, और कुछ तो है नहीं, बाहरी कर्ण है नहीं, मध्य कर्ण भी नहीं है, सिर्फ अंतःकर्ण है जहां पे टिम्पैनम होता है जो आंतरिक कर्ण है, बस यही है। इन सब में आंखें और आंतरिक कर्ण सुविकसित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। बाकी अंग में ज्यादा कोई ऐसे हमारे जितना डेवलप नहीं है, सिर्फ तंत्रिकाओं के गुच्छे हैं, गैंग्लियॉन्स है, ठीक है, उनसे बने हुए हैं। जैसे हम में तो चटोरे हैं, हम तो टेस्ट बट सारे टेस्ट पता चलते हैं हमें कि खट्टा है, मीठा है, चरका है, ये शीजवान है, ये चटनी है, ये वो है, फलाना है, ये सारी चीज़ें हमें, मंचूरियन है। इनको ऐसा नहीं, इनके पास इतना वैरायटी ऑफ जो है टेस्ट नहीं है। इनको तो बस अच्छा कीड़ा है खाना है, खाने लायक कीड़ा है या जहरीला कीड़ा है इतना पहचान सकते हैं, अच्छा नहीं होता है तो आप थूक देते हैं, ठीक है। मेंढक में एक जोड़ गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होते हैं, ये साधारण नेत्र हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। इससे पहले हम कॉकरोच में बात करके आए, वहां पे संयुक्त नेत्र थे कि एक ही वस्तु के बहुत सारे प्रतिबिंब बन रहे थे। ये हमारे जैसे हैं साधारण, क्योंकि हम में भी साधारण नेत्र है, सिंपल आई है इनके पास, ठीक है, कंपाउंड नहीं है, ये नॉर्मल आई जैसी हमारी है, ठीक। और देखा आपने बाहर निकली हुई है। मेंढक में बाहरी कर्ण अनुपस्थित होते हैं, ये बात हम कर चुके हैं, पिन्ना जैसा कुछ है नहीं, केवल कर्णपथ यानी कि टिम्पल जो हमारा टिम्पैनम है, जो बात मैंने यहाँ पे लिख दी है, से ही बाहर से दिखाई देते हैं, ठीक है। देखने पर आपको यहाँ पे जो हमने मेंढक का फोटो देखा था, फोटो वह याद आ रहा हो आपको, ये निकली सी आंखें और यहाँ पीछे मैंने बताया था कि यहाँ पे टिम्पैनम होता है, तो दिखता है एक छेद सा, एक गड्ढे सा, है ना, लेकिन कोई बाहरी कर्ण ऐसा नहीं है, सिर्फ टिम्पैनम है जो क्या करता है भाई, सुनने का और बैलेंस करने का काम करता है। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का काम भी करता है। हम में भी कान संतुलन का काम करते हैं, आपको पता है या नहीं पता है कि कान सिर्फ सुनने का काम नहीं करते, कान में कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और कान के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जब हम हिलते हैं डुलते हैं तो हमें बैलेंस कैसे होता है, हम गिरते क्यों नहीं है ना, हम गिरते क्यों नहीं है। आप बोलोगे गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम गिर जाने चाहिए, अगर हम ऐसे करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण हमें खींच लेना चाहिए, लेकिन हम हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। इसीलिए आपने वो जो रस्सी पे चलते हैं उनको देखा है, उनके कान की वजह से वो अपने आप को बैलेंस करते हैं, है ना। हमारे ऑर्गन सेंसरी ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं, जब भी आप हिलते डुलते हैं तो वो कण भी हिलते डुलते हैं और मैसेज पहुंचाते हैं ब्रेन को कि बॉडी को बैलेंस करना है। ऐसे ही इनमें भी बॉडी बैलेंस में कान का जो है बहुत ही खास योगदान होता है, ठीक है। चलो, जनन तंत्र, अब बात कर लेते हैं भाई कैसे जनसंख्या वृद्धि करेंगे, ये अपनी जनन कैसे करेंगे। तो वही एक नर है एक मादा है, दोनों मिल जाएंगे और निषेचन हो जाएगा। लेकिन कुछ खास बातें, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, शॉर्ट है सब कुछ। मेंढक में मादा और नर जनन तंत्र अलग अलग पूर्ण विकसित होते हैं, मतलब कि ये कैसा है, इसमें भी क्या पाई जाएगी, द्विरूपता पाई जाएगी। नर और मादा दोनों अलग अलग दिखेंगे लेकिन हम उन्हें नहीं पहचान सकते थोड़े से, क्योंकि उनकी जो द्विरूपता है वो हमारे लेवल की नहीं है, मतलब हम दूर से नहीं, आप ऐसे नज़दीक उसको खोल खाल के देखना चाहते हो तो बात अलग है। जैसे कि हमने कहा था कि नर की जो 5वीं उंगली होती है उसमें मैथुनांग होता है, मादा में नहीं होता, ठीक है। ऐसे नर और मादा की साइज में फ़र्क होता है। ये छोटी चीज़ें हैं लेकिन हम उसे इतना माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तभी देख पाएंगे। नर जननांग एक जोड़ी अंडाशय वृषण होते हैं, सब में वृषण ही है भाई, नर को तो टेस्टिस ही होगा, जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम की दोहरी वलय यानी कि मीजोक्रियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। अब आपको ये झिल्ली याद नहीं रहे तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ इतना लिख देना कि वृक्क से जुड़े होते हैं, है ना, जिन बच्चों को याद नहीं होता है। अब थोड़ा बहुत हमने देखा था, जब आपको याद है इससे पहले वाला जब हमने उत्सर्जी तंत्र पढ़ा था तब मैंने कहा था कि यहाँ पे तो इसकी किडनी होती है, लिवर,
मैम का भी क्या है, कभी कभी दिमाग और कोऑर्डिनेशन बैठता नहीं है, ज़्यादा बायो पढ़ लेते हैं ना तो ओवरडोज हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, ये इसके क्या है, वृक्क, किडनी थी। अब इसी किडनी पे ऊपर की तरफ होते हैं इसके वृषण। अब मैं ये वृषण कैसे बनाऊं भी, येलो बना देती हूँ, येलो डिजाइनर, ये हो गए इसके वृषण। सुनते जाना कहानी को डायग्राम के साथ। यहां से क्या निकल रहा है भाई, यहां से आपको पता है कि यहां से कौन निकलेगी, मूत्रवाहिनी निकलती है, पहले हम बात कर चुके हैं इसकी। लेकिन कहानी में बहुत बढ़िया ट्विस्ट आने वाला है, जो हमने वहां पे भी देखा था। नर की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। शुक्रवाहिकाएं संख्या में 10 से 15 होती है, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धस जाती है। ये बात ध्यान रखें, ये स्पेशल चीज है इसके, कि इसके टेस्टिस से जो शुक्रवाहिकाएं निकल रही हैं, मतलब जो टेस्टिस है उसमें से क्या निकलती, नलियां निकलती है शुक्राणु को ले जाने के लिए। तो ये जो शुक्रवाहिका है ये क्या होती है, यहाँ पे धस जाती है ऐसे, किसके अंदर, किसके अंदर मैम, किडनी के अंदर। ठीक, अब ये किडनी के अंदर धसती है और एक जगह पे जाके खुलती है जिसको बोलते हैं बिडर नाल, बिडर नाल। ये मैं बता देती हूँ कि ये जो येलो येलो मैंने बनाई है ये बिडर नाल है। धस गई वो तो अंदर धस गई, आपको दिखेगी नहीं। अब बिडर नाल में खुलती है, बहुत स्पेशल चीज है, नीट पे क्वेश्चन आया हुआ है कि जो नर है उनके जननांगों का आपको एक सीरीज दे रखी थी, उसमें से सही पहचानना था कि किसके बाद कौन सा सेक्शन आता है। तो पहले आ गए वृषण, वृषण से शुक्रवाहिकी, उसके बाद वो कहाँ खुलती है, बिडर नाल में खुलती है, वृक्क के अंदर ही। ऐसा जनरली कहीं देखने को मिलता नहीं, वृक्क अलग रहते हैं, वृषण अलग रहते हैं, लेकिन इसमें वृक्क में धस जाती है। ठीक है, तो बिडर नाल में खुलती है, बिडर नाल किडनी का भाग है, उसमें मिल जाती है, और किडनी के भाग से मिलने के बाद ये मूत्रवाहिका में मिल जाती है। यहाँ पे ये हमने वहां पे भी देखा था कि नर में दोनों मिक्स होती है। अब ये मिक्स हो गई, ये लो अटैच कर दी हमने। तो अब यहाँ पे दो नलियां है, दो नलियां है, एक कौन सी जो मूत्र लेकर आ रही है, मूत्रवाहिनी, ठीक है। एक व्हाइट वाली कौन सी है, मूत्र लेकर आ रही है, और येलो वाली जो क्या लेके आ रही है, जो शुक्रवाहिका है, या हम कह दें कि भाई जनन है, क्योंकि शुक्रवाहिका तो ऊपर ही रह गई, जनन नली है, जो जनन नली जो क्या लेके आ रही है, स्पर्म लेकर आ रही है, शुक्राणु, शुक्राणु लेकर आ रही है यहां से, टेस्टिस से। टेस्टिस में क्या बन रहे होंगे, शुक्राणु बन रहे हैं, स्पर्म बन रहे। अब क्या हुआ कि भाई हम बार बार इसको, क्योंकि ये दोनों मिल गई है, दोनों एक जैसी हो गई है, एक ही ट्यूब बन गई है, तो अब इसको मूत्रवाहिनी कहेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, जनन वाहिनी कहेंगे तो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात कर रहा है। इसीलिए हमने क्या किया कि इन दोनों को कंबाइन करके एक कॉमन नाम दे दिया, और वो क्या नाम है, अब ये एक हो गई है तो हमने इसको बोल दिया मूत्र, मूत्र का मूत्र ले लिया और जनन का जनन वाहिनी। ठीक है, यही हमने वहां पे देखा था जब मैंने आपको उत्सर्जी तंत्र बताया था कि इसमें जो वृषण है और मूत्रवाहिनी वो मिलके एक साथ अब कहाँ खुलेंगी, ये आपको पता है कहाँ पे खुलेंगी, ये खुलेंगी अवस्कर के अंदर। ये लो, अवस के अंदर खुल जाती है ये। ठीक है, दोनों मिक्स है। और क्या खुलता है यहाँ पे, हमने देखा था मूत्राशय भी खुलता है, आपको बताया था। इसीलिए अवस्कर में 3 चीजें खुलती है। नर की अगर बात करें तो मूत्रवाहिनी जो कि कंबाइन हो चुकी है, और अब हम इसको क्या कह रहे हैं, मूत्र जनन वाहिनी, मतलब दोनों, स्पर्म भी यहीं पे आ रहे हैं, यूरिन भी यहीं पे, यूरिया भी यहीं पे आ रहा है, और मलाशय और आहार नाल भी यहीं पे आती है। आहार नाल भी आएगी ना इधर से, वो भी यहीं पे खुलती है, इसी जगह पे, इसी जगह पे, यहां पे।
आहार नाल का मलाशय वो भी यहीं पे खुलता है। तो तीनों चारों चीजें अवस्कर में खुलती है, इसीलिए इसको अवस्कर बोलते हैं, न कि मलाशय न कि मूत्राशय, कुछ भी नहीं बोल के अवस्कर नाम क्लोएका दे देते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है बात आपको। मूत्र में बिडर नाल में खुलती है, बिडर नाल में खुल गई। वृषण, वृषण से वृक्क में धस गई, फिर बिडर नाल में, बिडर नाल से मूत्र वाहिका में मिल जाती है, और फिर मूत्र जनन वाहिका जो है वो अवस्कर में खुल जाती है। अतः में मूत्र वाहिनिका में खुलती है। जब यह मूत्र वाहिनी अब इसको क्या नाम दे देंगे, मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है, जो कि वृक्क से बाहर आकर अवस्कर में खुलती है। मूत्र जनन वाहिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरिनोजेनाइटल ट्यूब। ये पहले भी मैंने वर्ड बताया था इंग्लिश और हिंदी दोनों में, कि मूत्र से यूरिनो, जनन से जेनाइटल और ट्यूब, यूरिनोजेनाइटल ट्यूब कह देते हैं इसको। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है, भाई एक चैम्बर है, अभी मैंने जो ब्लू कलर का बनाया ऐसा, जो कि उत्सर्जी पदार्थ क्या ला रहा है, यूरिन, मूत्र ला रहा है। ठीक है, शुक्राणु, स्पर्म भी ला रहा है, टेस्टिस भी, क्योंकि मूत्रवाहिनी जनन वाहिका से आ रहे हैं, को भेजने का कार्य करते हैं। मादा में, पहले अब नर वाले का फोटो देख लो पहले, फिर मादा की बात करते हैं। ये देखो, ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम, ये इसके वृक्क है यानी किडनी है, ये यहाँ पे इसके टेस्टिस से ये शुक्र वाहिकाएं निकल रही हैं और वृक्क के अंदर धस जाती है। वृक्क के अंदर धसने के बाद ये यहाँ पे जहां खुलेगी, ये जो आपको लाइंस दिख रही है, ये ब्लैक यहाँ पे नहीं दिख रही है तो बुक में देख लेना, ये है बिडर नाल। अब यहाँ पे आपके बुक में विडर नाल लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लेकिन ये बिडर नाल है। ठीक है, बी है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में इसकी स्पेलिंग बी से आती है, लेकिन दोनों वर्ड आप ध्यान रखना, है गलत, लेकिन भाई एनसीईआरटी से ही लेते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, तो फिर वो बिडर नाल भी लिख देते हैं, तो ज़्यादा आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखना बिडर नाल जो है वो वृक्क का भाग है, किडनी का भाग है, उसके अंदर मिल जाती है, और फिर होते होते कहाँ पे आ जाती है, यहाँ पे, जहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, मूत्र भी आ रहा है, मूत्र जनन, क्योंकि वृक्क से मूत्र वाहिनी भी आ रही है, और वृषण से जनन वाहिका भी आ रही है, इसलिए हम इसको जनन मूत्र वाहिका या मूत्र जनन वाहिका दोनों ही बोल सकते हो। ये कहाँ खुल जाएगी आपके, देखो यहाँ ये येलो कलर का जो बना हुआ है, ये पहले तो मलाशय आ जाएगा क्योंकि इधर से आहार नाल आ रही है, और फिर ये अवस्कर येलो कलर का, यहाँ पे आके चीजें खुलेंगी, इधर से ये वाली, इधर से ये वाली, इधर से मूत्राशय, और इधर से हमारा आहार नाल आएगी, जो कि यहाँ पे मलाशय लिख दिया है। अब मलाशय किसका भाग है, आहार नाल का ही भाग है ना, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से कट कर दिया, इसको पूरा नहीं बनाया। ठीक है, चलो समझ में आ गई, और देख लेना ये क्या है भाई, ये कुछ नहीं है, ये वसा शरीर है, मतलब कि फैट बॉडीज है जो वृषण के ऊपर होती है। कई बुक में आपको लिखा हुआ मिल सकता है कि वृषण के ऊपर कुछ झालरनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे वसा शरीर कहते हैं। कुछ नहीं, टिश्यू है एक प्रकार का। ठीक है, दोनों में, इधर भी मिलेगा, मादा में भी। अब बात कर लेते हैं मादा की। मादा में वृक्क के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, सेम कहानी, जहां पे वृषण था वहां पे अब क्या आ जाएगा, अंडाशय आ जाएगा। सेम डायग्राम फिर से, ये हो गई किडनी, और यहां से इसकी किडनी में क्या निकलेगी, मूत्रवाहिनी निकलेगी, तो ये मूत्रवाहिनी निकाल दो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मादा में ऐसा नहीं होता। क्या नहीं होता, दोनों मिलेंगे नहीं, अलग अलग निकलेंगे। देखो ये हो गई इसकी मूत्रवाहिनी किडनी की, ठीक। अब ये मूत्रवाहिनी और इधर इसके क्या प्रेजेंट है, अंडाशय, ये अंडाशय है दोनों। अब आपको पता है ऐसी फैलोपियन ट्यूब लटकी रहती है, हमें भी आपने मादा जनन तंत्र पढ़ा होगा ह्यूमंस का, ओवरी होती है और ऐसे वो फिम्ब्रीज होती है, मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, ऐसा ही लगता है आपको, है ना, बनाती हूं मैं कभी, आपको ध्यान हो तो। ये ऐसा मुझे पहले याद नहीं होता था, तो मैंने ऐसे ही याद कर रखा है कि अगर मैं ऐसे दो हाथ करूं तो मैं बिल्कुल ऐसी दिखूंगी, है ना। गर्भाशय ये तो हो गया गर्भाशय, ये वो अंडवाहिनी, और ये वो फिम्ब्री, किसको लेने के लिए, अंडों को लेने के लिए, और नीचे ओवरी है। तो इसमें भी ऐसा, ये अंडाशय है, ओवरी। अब यहां से इसकी निकलेगी क्या, ये वो जो फिम्ब्रीज होती है वो, इधर से ये फिम्ब्री,
यहां से लेते हुए ये आएगी नीचे की तरफ, और दोनों तरफ की अंडवाहिनी अलग अलग रूप से। अब मैं ये वाला डायग्राम हटा रही हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। यहां से इसकी ऐसे, अब इसमें मिलती नहीं है। वृषण में क्या हो रहा था, जो शुक्र वाहिका आ रही थी और जो मूत्र वाहिका वो दोनों मिल जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता, ये अलग अलग आ रही है। ये देखो, ये इधर से आ रही है ग्रीन और येलो अलग आ रही है। ये दोनों जाके सेपरेटली अलग अलग रूप से अवस्कर में खुलेंगी। ये हो गया अवस्कर क्लोएका। यहां पे ये आ गई, ये मूत्रवाहिनी खुल गई। यहाँ पे इधर से ये मूत्रवाहिनी खुल गई, इधर से दोनों तरफ की जो कंबाइन होके भी आ सकती है अंडवाहिनी खुल गई। और इधर तो हमारा वो है ही, और इधर से मलाशय। तो इनमें अलग अलग खुलती है, एक साथ नहीं खुलती, मिलती नहीं है। तो यहाँ पे मूत्र जनन वाहिका नाम का कोई चीज नहीं है। यहाँ पे मूत्र वाहिनी अलग है और जनन वाहिनी अलग है, ग्रीन कलर वाली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इनका वृक्क से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता। वहां पे तो भाई वो धस जाता है वृक्क के अंदर और बिडर नाल में घुस जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेपरेट है। एक जोड़ी अंडवाहिनी अवस्कर में अलग अलग खुलती है। ठीक है, समझ में आ गई? सेपरेटली खुली है ये सब अपने आप। मूत्रवाहिनी अलग, अंडवाहिनी अलग। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। इसमें बाहरी निषेचन पानी में होता है, ये बात तो समझ गए। दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है जो हम एनिमल किंगडम जब पढ़ा था तब पढ़ के आए थे। एक होता है एक्सटर्नल यानी कि बाहरी वाला, और एक होता है इंटरनल यानी कि अंदर वाला। जब फर्टिलाइजेशन यानी कि नर और मादा युग्मक यानी कि अंड और शुक्राणु जीव के शरीर में जाके मिलते हैं, जनरली मादा में ही मिलते हैं, वो जीव के शरीर के अंदर मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन। लेकिन एग और स्पर्म दोनों शरीर के बाहर मिले, जैसे कि मेंढक में होता है। क्या होता है, मेंढक अपने अंडे जो है, मतलब मादा अंडे अपने पानी में छोड़ देती है। उधर से हमारा जो मेल मेंढक होता है वो अपने स्पर्म छोड़ देता है पानी के अंदर। अब यही है ना, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसका घर है ना, ऐसा इनके साथ नहीं है। इनको बहुत बड़ा क्या करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। अथाह पानी के अंदर एक स्पर्म को अपनी मादा के अंडे को ढूंढना पड़ता है ना। मतलब वो मूवीज में होता है ना कि एक बॉय जो है वो गर्ल को ढूंढता है फिरता है ना। वो जो है गाना सुना होगा आपने, जिसे ढूंढता हूं मैं हर घड़ी, वो वाला है ना। तो ये भाई ढूंढने की जरूरत होती है इनको, और ये टोटली लक बाय चांस में कि कहीं राह में चलते चलते दोनों मिल गए तो दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और नहीं मिल पाए तो भाई क्या ही कह सकते हैं, लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी। तो भाई पानी में होता है इनका निषेचन, इसीलिए इसको कहते हैं बाहरी निषेचन। तो भाई चांसेस, इसीलिए देखो इतनी संख्या में अंडे दे रहे हैं। इसमें से 2500 में से 100 अंडे मुश्किल से किसी स्पर्म के साथ क्या करेंगे, निषेचन करेंगे। बाकी सब वेस्ट है, कोई खा जाएगा या तो सांप वाप या इधर उधर घूम जाएंगे। वैसे गुच्छों में देते हैं ये है ना, ऐसे फॉर्म बना के ऐसे गुच्छों में अंडे देते हैं ये, जेली लाइक चीज के अंदर। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है, लार्वा टेडपोल होता है। ये तो सबको जनहित में जारी है ना, बचपन से हमें रटाते आते हैं जन्म जन्मांतर से कि मेंढक का एक ही लार्वे का नाम याद रहता है हमें, टेडपोल, और किसी लार्वे का एक कैटरपिलर रहता है तितली का। तो वही इसमें टेडपोल लार्वा होता है। पहले मादा जनन तंत्र देख लेते हैं, फिर टेडपोल की बात करते हैं। ये रहा मादा जनन तंत्र, ये वही हमारे वृक्क, ये ओवरी हो गई काली काली, ये काली काली आंखें पर इसकी ओवरी है, और ये इसकी अंडवाहिनी हो गई। यहाँ से एक अंडवाहिनी आ रही है, इधर से दूसरी अंडवाहिनी आ रही है, दोनों आके अवस्कर में खुल रही है पिंक कलर की। किडनी वाला अलग ही मैटर चल रहा है, इधर मूत्रवाहिनी अलग आ रही है, वो भी अवस्कर में खुल रही है। तो दोनों अलग अलग खुलती है, इधर से मलाशय और उधर से आहार नाल, सब आके कहीं कहाँ गिर रहे हैं, अवस्कर में खुल रहे हैं। ठीक है, बस ये अंतर है। इसमें मिक्स हो जाता है, इसमें मिक्स नहीं होता। ठीक, बात समझ में आई? चलो अभी टेडपोल कैसा होता है जरा देखो। ये है टेडपोल, ये मेंढक कोई बता नहीं सकता कि ये मेंढक का बच्चा है।
ठीक है। तो टेडपोल ऐसा कुछ दिखता है और बहुत संख्या में होते हैं पानी के अंदर। कभी देखे हो आपने, बारिश का सीजन है, कभी गड्ढों वड्ढों में देखने की कोशिश करें इसे कि आपको टेडपोल दिख जाए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो मेंढक का परिवर्धन होता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, टेडपोल, देखो टेडपोल और मेंढक में बहुत फर्क है। ये आपको कहीं से लग नहीं रहा है कि ये मेंढक है, इसलिए ये इसको क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं, है ना, जो वयस्क के समान नहीं दिखता। और इसमें आयोडीन का बहुत योगदान होता है। ऐसा कहा जाता है, ये आपको याद नहीं करना है, जस्ट अब मेरे वही उगलने की आदत आ गया है दिमाग में तो बता देती हूँ कि मेंढक में परिवर्धन में थायराइड ग्लैंड जो होती है, उसकी ग्लैंड होती है ना इसके पास, थायराइड ग्लैंड, उसका बहुत योगदान होता है। और पानी में अगर आयोडीन नहीं हो, जिस पानी में ये रह रहा है, तो इसकी थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित नहीं करती है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि ये टेडपोल ही रह जाता है, मतलब कि बच्चा बच्चा ही रह जाता है, कभी मेंढक नहीं बन पाता। तो कई बार नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेंढक के परिवर्धन में किस चीज की कमी के कारण मेंढक का लार्वा टेडपोल वयस्क में रूपांतरित नहीं होगा। तो अगर दोनों चीजें ऑप्शन में दे, या तो बोले आयोडीन की कमी, आयोडीन की कमी मतलब पानी में आयोडीन की कमी हो जाए, तब भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेंढक के आयोडीन नहीं मिलेगा तो फिर उसकी थायराइड ग्लैंड, क्योंकि थायराइड ग्लैंड में थायरोक्सिन हार्मोन होता है जिसमें आयोडीन होता है, आयोडीन से बनता है। तो जब पानी में आयोडीन नहीं है तो थायरोक्सिन स्रावित नहीं होता। तो थायराइड ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा भी देखा गया है कि मेंढक की अगर थायराइड ग्लैंड निकाल दे तब भी उसका टेडपोल कभी मेंढक नहीं बन पाता। फैक्ट्स, ठीक है। तो ये 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप ध्यान रखेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर डी एंड होता है। और कल की क्लास जरूर लेंगे, क्योंकि कल हम करने वाले हैं कुछ MCQs इस चैप्टर से रिलेटेड। तो मिलेंगे अगली क्लास में।